इसको खोलेंगे, खोल दे रही हूँ, आप कंटिन्यू कर लो। यहां से निकाल लीजिए। चलो सुनो यार, एक चीज बताता हूं आपको, मालूम है आज हम क्या कर रहे हैं? ल्यूसेंट का जो मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, ये आज हम कर रहे हैं ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, जिसमें हम प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे। हम आपको आज पता चलेगा इमरजेंसी की पूरी कहानी, इमरजेंसी क्यों लगी थी, किसने लगाई थी, और इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल की, पार्ट्स की, स्केड्यूल की। ये सभी बातें जो है ना, ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे। तो बहुत जबरदस्त चीज है, मतलब आप इतना कुछ सीखोगे जो आपने मतलब 2-3 दिन 4 दिन पढ़ के सीखोगे ना, वो आज इस 1 घंटे में सीखोगे, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव है यार आज जो भी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आइए फिर करते हैं यार शुरुआत अपनी आज की कहानी की। जरा इसको लगा दीजिएगा, बस इसको डाउनलोड होगी, चलो डाउनलोड हो रही है। तैयार है यार? आंसर मस्त रखना एकदम, ठीक है? ओके, हाँ जी, बेनिफिशियल रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल जैक स्पैरो, एकदम बेनिफिशियल रहेगा, एकदम बेनिफिशियल रहेगा। और एक चीज और ध्यान रखना यार कि पॉलिटी में आपने चाहो तो एक रजिस्टर लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं बहुत सारे एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं बोलता हूं, बोली हुई चीजें एग्जाम में आ जाती हैं, तो उनको नोट जरूर करना, नोट करना बहुत जरूरी है। आपको हर चीज का मीनिंग, लोकपाल क्या होता है, लोकायुक्त तो लोकपाल, इमरजेंसी प्रोविजन एक्चुअल में क्यों लगी थी, कब लगी थी, क्यों बोलते हैं इंदिरा गांधी के टाइम पर इतना ब्लैक लॉ बोलते, क्यों बोलते हैं काला दिवस है वो भारत की हिस्ट्री में, काला धब्बा है वो एक भारत की हिस्ट्री में। ये सारी बातें जो हैं ये हम लोग सीखेंगे अभी जी। चलिए बढ़िया है, थैंक यू सो मच। चलिए तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर पानी मेरा ये रहा, आओ भाई आओ, लेट्स गेट नाउ स्टार्टेड। ये हटा दीजिए दोनों, यहां पर बताएंगे, पहला आंसर बताएंगे आप लोग, और इसके साथ में मैं बहुत सारी चीजें और भी एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो जरा तो मैं माइक लगा लूं, आप लोग आंसर के ऊपर आइए जरा, आप लोग आंसर बताएंगे और मैं लगाऊंगा माइक। बताओ भाई। हाँ, यूपीएसआई वाला शाम को 8:30 बजे से होगा, यूपीएसआई का जो बैच है वो शाम को 8:30 बजे से होगा। ये है आपका सीजीएल, सीएचएसएल, ये सारी चीजें जितने भी है ना, स्टेट पीसीएस, ये सब कुछ। आइए यहां पर क्या करेंगे, इधर आ देखो, तो एक काम करेंगे, ये देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यार हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संविधान से किससे ली गई है, और मैं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं आपको, हर चीज में एक गजब की इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलिए सुनिएगा जरा, ध्यान से सुनना, समझाता हूं जरा। देखो, इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया, सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी, यूएसए। ऑप्शन बी यूएसए इज द करेक्ट आंसर। क्यों सही आंसर है ये, और ये क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये सारा प्रोसेस वगैरह की मतलब क्या है, इन सारे प्रोसेस का ये सब समझते हैं यार। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो ये वर्ड आता है ना, ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है यार ये जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है यार कि अगर पता चला सरकार ने कल को कोई लॉ बना दिया, अंट-शंट लॉ बना दिया, तो क्या होगा, जुडिशियल यानी सुप्रीम कोर्ट ये पावर रखता है कि क्या करेगा, उस लॉ को नल एंड वॉइड कर सकता है। जैसे कि पहले एक एक्ट बनाई थी पार्लियामेंट ने, इसको बोलते हैं आईटी एक्ट। आईटी एक्ट बनाई, और ऐसी बहुत सारी एक्ट्स हुई हैं जो कि गई हैं। आईटी एक्ट का मैं एग्जांपल इसलिए लेता हूं क्योंकि बहुत फेमस है। आईटी एक्ट में यह था कि यार आप किसी ने भी आपको अगर उल्टा सीधा बोल दिया तो आप क्या करोगे, एफआईआर करा दोगे उसके अगेंस्ट, और वो क्या करेगा, जेल चला जाएगा। भाई हो सकता है उसने सच बोला हो मेरे अगेंस्ट, हो सकता है उसने मेरे लिए सत्य बोला हो, मुझे बात खराब लग गई, मैंने एफआईआर करा दी, बेचारे को तो जेल हो जाएगी। तो यह था अगर ऑनलाइन किसी ने किसी के बारे में कुछ खराब बात बोल दी तो क्या होगा, उसको जेल हो सकती है। तो बात ये कहीं ना कहीं मेरे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है कि नहीं है, तो इसीलिए जुडिशरी ने हटा दिया। ये होता है जुडिशियल रिव्यू। ये बात समझ आ रही है, क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, राइट? अब सुनना, हमने लिया तो यूएसए से है, लेकिन अब समझना यार ओरिजिनल और डुप्लीकेट में डिफरेंस क्या होता है, ये समझना। यहां क्या बोला गया था, बोले थे यहां पर यूएसए में लिखा था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मतलब समझते हैं क्या है ड्यू प्रोसेस, मतलब हमारे पास ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ये है यूएसए में लिखा हुआ है। ये सवाल यूपीएससी में आ चुका है, यूपी पीसीएस में आ चुका है, वेस्ट बंगाल पीसीएस में आ चुका है, मध्य प्रदेश पीसीएस में आ चुका है, और एसएससी में आ चुका है, एसएससी सीजीएल में आ चुका है, एमटीएस में आ चुका है। सुनना, ये होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और दूसरी बात एक और यहां पर निकल के आती है, वो होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब समझाता हूं, दोनों का मतलब क्या होता है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यानी यूएसए में क्या होता है, अगर कोई खराब कानून बना, यानी मॉरल ग्राउंड पे भी अगर क्या है, कोई ऐसा कानून है जो कि यूएस की जुडिशरी को लगता है नहीं भाई ये सही नहीं है कानून, बाकी इसमें सारा प्रोसेस तो सही फॉलो हुआ है, लेकिन फिर भी ये मेरे जो नागरिक हैं उनके लिए ये बात सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये उनको नुकसान पहुंचा सकता है, भले वो कितना यानी सारे रूल फॉलो हुए हो, फिर भी अगर नागरिकों के लिए खराब है
ना, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है यूएसए में कि वो उसको क्या करेंगे, नल एंड वॉइड कर देंगे। इसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडिया में क्या किया गया, हमने कॉपी तो यहां से किया, लेकिन पता हमने बोला क्या, हमने बोला कि ये क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि देखो भाई साहब, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, अगर वो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया है, प्रॉपर मेजॉरिटी है, फिर प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया है, तो फिर उसको कोई भी हिला नहीं सकता है। हां, बस ये है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करना चाहिए। तो अगर इतना हो रहा है तो फिर सब सही है, इसमें कोई उस चीज को हिला नहीं सकता है। बात समझ आई? तो इसीलिए ये डिफरेंस है। डजंट मैटर वो कितना सही है या कितना गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये हम फॉलो करते हैं, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। यूएस क्या करता है, सही गलत के ऊपर भी परखता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सही गलत पे नहीं परखता है, ये परखता है कि भाई उस प्रोसेस से पास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आंसर आ जाएगा यूएसए। हमने इंग्लैंड से क्या लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, नोट कर लो, हमने यहां से क्या लिया है, एक सवाल से 5 सवाल निकलेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ना, ये हमने लिया हुआ है इंग्लैंड से। कनाडा से हमने क्या लिया हुआ है, जल्दी से बताइए, कम ऑन क्विकली। कनाडा से हमने क्या लिया हुआ है, हमने लिया हुआ है यार फेडरल गवर्नमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी सेंटर के पास पावर ज्यादा होगी। ये हमने लिया है यहां से, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट का जो प्रोविजन है, ये सबसे फेमस प्रोविजन मैं आपको बता दे रहा हूं, जो जहां जहां से लिए गए हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट का जो प्रावधान है ना, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ये पूरा आपको याद करना होगा। बताइए, बात समझ आ गया? करंट अफेयर्स सुबह 10:30 पे होता है, ठीक? आइए, वेरी गुड। बताओ, ये समझ आया पूरा? आपको रीजन समझ में आया है कि इंडिया, पता है यूपीएससी मेंस 2017 या 16, इनमें पहला सवाल था, आप कंपेयर करिए जुडिशियल रिव्यू को, जैसा कि वो इंडिया में है या जैसा कि वो यूएसए में है। एक छोटी सी लाइन सोचो, पढ़ने में लगेगा सेम ही तो है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, लेकिन जमीन आसमान का अंतर हो जाता है इसमें। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलो आगे आ रहे हैं यार हम लोग, ये देखिएगा, तो यहां पर देखेंगे, चलिए ये आ गया यूएसए आपका, इस पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन। फेडरेशन वाली जो कहानी है, ये हमने कहां से ली है, तो मैंने अभी अभी बताया था, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। आप में से कितने लोग हैं जो फेडरेशन नहीं जानते, बोलिए कितने यहां पर फेडरेशन का मतलब नहीं समझते हैं? सुनना, फेडरेशन का मतलब यह हुआ कि देखो, फेडरेशन का मतलब यह हुआ कि आओ, अच्छा भाई तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अरे वाह हम भी कर रहे हैं, आओ हमारे साथ आ जाओ। तुम भी तैयारी कर रहे हो, आओ हमारे साथ आ जाओ। तुम भी तैयारी कर रहे हो, आओ हमारे साथ आ जाओ। फेडरेशन का मतलब यह हो गया कि यहां पर क्या है, ये सबके सब जो भी सेम विचारधारा जो लोग रखते हैं, उनको हमने क्या किया, साथ में जोड़ लिया। ये हो गया फेडरेशन, ठीक है? यानी उनका एक ग्रुप बना लिया, एक जैसे लोगों का एक जो ग्रुप होता है, ये होता है फेडरेशन। फेडरेशन हो जाता है ये, ठीक है? अब समझना, तो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया है, ये फेडरेशन का कॉन्सेप्ट। ये क्लियर हो रहा है ना आपको सारी बातें जी? अच्छा, अब फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, आप यहां पर भी देखोगे, हमारे वहां बताओ स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट? अरे ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? ज्यादा पावर किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पता चला किसी दिन मोदी जी नाराज हो गए कि अरे यार इस स्टेट में तो हमारी बात नहीं मानी जा रही है, क्या करेंगे? उठा के सीधा प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। उनके पास इतनी पावर है, यानी खाली मोदी जी के पास नहीं, जो भी ये सेंटर में बैठता है, कि भैया अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी अगर टसल है, तो वो क्या करेंगे, वहां प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल लगाने का पावर, एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? ये पार्लियामेंट के पास होता है। पार्लियामेंट कहां होती है? सेंटर में होती है ना? तो ये आ जाएगा कनाडा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यार, ध्यान से सुनना। तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है, इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छी बातें बताऊंगा आज, कि इमरजेंसी कैसे भारत में आई, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। एवरी सिंगल फैक्ट यू विल लर्न इट। सो आइडिया इमरजेंसी प्रोविजन को इंक्लूड करने का कहां से लिया गया था, बताइए कहां से लिया गया था इमरजेंसी प्रोविजन को इंक्लूड करने का? इसको बोलते हैं वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हिटलर की जमीन यार। हिटलर ने क्या करा था, अपने वहां इमरजेंसी सिचुएशन लगा दी थी, एक तरीके से बिल्कुल इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती थी। तो इसी को बोलते हैं, ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया होगा, है ना? अब सुनिए, आप लोगों को ये तो मालूम है यार, इमरजेंसी लग जाती है, शायद भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी, लेकिन यार ये इमरजेंसी क्या होती है, मैं ये आपको समझाता हूं। और इतना बढ़िया एनालिसिस अभी आपको मिलने वाला है। जानते हैं कि आजकल आप लोग एक चीज देखते होंगे कि जो भी प्रोटेस्ट करता है,
है, जो मतलब बड़ा अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं यह बात सरकार के लिए बोली जाती है, जो अभी सरकार रूल कर रही है कि भाई ये प्रोटेस्ट को एंटरटेन नहीं करते, यानी ये प्रोटेस्ट को जो भी इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है या किसी ना किसी तरीके से उसको दबाते हैं। फ्री स्पीच थोड़ी सी हैम्पर हो रही है, इसीलिए इंडिया का जो रैंकिंग है फ्री स्पीच में वो भी नीचे चला गया है, काफी ज्यादा इंडिया का रैंकिंग नीचे गया है। वर्ल्ड लेवल में जो रैंकिंग आती है फ्री स्पीच का वो दब गया है। उसका कारण है कुछ, ये सब इसमें देखोगे, बहुत बढ़िया चीज आने वाली है। देखो यार हुआ क्या था, ये देखिए, ये द हिंदू है, समझिए यहां क्या लिखा था। ये बहुत पुरानी कटिंग मैंने यहां द हिंदू की लगाई है। प्रेसिडेंट प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। किस ग्राउंड के ऊपर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड बाय इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला ओहो हमको लग रहा है कि भारत की ना अखंडता को थोड़ी दिक्कत है यहां पर, तो उन्होंने इंटरनल क्या लगा दिया? इंटरनल डिस्टर्बेंस। दूसरी बात सुनिएगा, अब देखिए यहां पर क्या क्या हुआ था। क्यों बोलते हैं इसको काला कानून? प्रिवेंटिव अरेस्ट के नाम पर क्या होता है, आप किसी को भी धर सकते हो, यानी आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके अगेंस्ट कोई ज्यादा उछल रहा है आप सीधा आओ जेल में डालो। क्यों? ये पावर होती है सरकार के पास में, प्रिवेंटिव अरेस्ट। ये ज्यादा बवाल ना खड़ा कर दें इसलिए सरकार उनको अरेस्ट कर सकती है। प्रिवेंटिव अरेस्ट कर दिया गया। प्रेस सेंसरशिप, अरे कभी पता ही नहीं चलेगा कि क्या कर रही है सरकार, क्यों किसको किसको उठा के डाल दिया, कुछ नहीं। प्रेस सेंसरशिप यानी यह होता है कि जो भी खबर छपेगी पहले सरकार उसको अप्रूव करेगी, उसके बाद छपेगी। अब यह समझते हैं यार ये इतना बवाला क्यों हुआ, इमरजेंसी भारत में लगी, लेकिन क्यों लगी, आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से समझाता हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी आपको यह बात बहुत बढ़िया से मालूम होना चाहिए कि यह सब चीजें हुआ क्यों था। देखिएगा एक चीज समझाता हूं आपको, यह देखिएगा हुआ क्या था। इसको देख रहे हैं इंडियाज डार्केस्ट आवर। क्या हुआ था उस समय? बात है 12 जून 1975 की। 12 जून 1975 को मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं अगर यहां पर आपको कोई समस्या आ रही हो। 12 जून 1975 में क्या हुआ समझिएगा। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि इंदिरा गांधी जी ने जो इलेक्शन लड़े थे ना, इसमें उन्होंने इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस करी थी, और अगर इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस अगर करी जा रही है तो उनका इलेक्शन निरस्त हो जाएगा, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप चली जाएगी और उनको जेल भी हो सकती थी। बात समझ आई? उन्होंने क्या किया, 12 जून को जैसे ही ऑर्डर आया और इनको क्या बोला गया, आपको 6 साल के लिए पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, आप कभी दोबारा पार्लियामेंट में पैर नहीं रख पाएंगे, आप पार्लियामेंट में आपको डिस्क्वालीफाई करा जा रहा है। आनंद फानन में तुरंत का तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले गए और 24 जून को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया। जैसे ही ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया, मालूम है 24 जून को स्टे लगा, 25 जून पे उन्होंने बोल दिया कि इमरजेंसी भारत में डिक्लेयर कर दी। क्यों डिक्लेयर कर दी अभी सब समझिएगा। इनका अगर इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी में सरकार गिर नहीं सकती, आप सरकार गिरा नहीं सकते। हाईकोर्ट से इन्होंने स्टे लिया 24 जून को, 25 जून को इमरजेंसी लगा दी गई। अब समझिएगा 25 जून को इन्होंने इमरजेंसी लगा दी। सबसे पहले 1975 की बात है, 25 जून 1975 भारत में इमरजेंसी इंपोज करी गई। 1 जुलाई को क्या हुआ, जितनी सिविल लिबर्टीज थी कि मैं यहां जा सकता हूं, वहां जा सकता हूं, मेरा मन कर रहा है मैं चौराहे घूम के आता हूं, कुछ नहीं, सबका सब क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। बोले इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए क्या हो जाएगा, अब आपको अगर ऐसा करते हैं तो सीधा जेल डाल देंगे, आपको कहीं हिलने जुलने की आजादी नहीं। 5 जुलाई को क्या हुआ, आरएसएस भारतीय जनसंघ जितनी भी पार्टियां थी सबको बैन कर दिया। क्यों? ये भारतीय जनसंघ में मालूम है कौन था? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली उस समय पता कहां हुआ करते थे? अरुण जेटली उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रहे हुआ करते थे। इन लोगों ने क्या करा था, कॉलेज में क्या करी हुई थी, सोसाइटी बनाई हुई थी कि भाई हम सरकार का कोई भी गलत कदम होगा हम उसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे। सुनना, मैंने आपको बोला था आज क्या हो रहा है, आपने कई बार सुना होगा हमारे पॉलिटिशियंस ये बात बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी जब लगी थी तो जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस है, स्पेशली जो अभी रूलिंग रिजाइम है, उस समय क्या कर रही थी, उस समय वो ये कर रहे थे, वो इसी इमरजेंसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। कहां पर पता है? कॉलेजेस में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये अरुण जेटली जी इसको लीड कर रहे थे, और भारत भर में आरएसएस जो थी इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा मुखर थी कि आप कैसे यहां पर पूरे देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं। और आज के टाइम में अगर कॉलेज में, अगर कोई भी कॉलेज, चाहे वो जेएनयू, मैं ये नहीं कहता जेएनयू वाले सही है या गलत है, या कोई भी सही है या गलत है, अगर प्रोटेस्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उस प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल टर्म कर दिया जाता है, एंटी डेमोक्रेटिक टर्म कर दिया जाता है। जबकि अभी आपको एक और इंफोग्राफिक बताऊंगा, आप कहेंगे क्या बात है यार, ये तो गजबी चीज है ये तो। खैर
आप ये समझिएगा, यहां पर इनको बैन कर दिया गया। 24 जुलाई को क्या हुआ आपको मालूम है, इमरजेंसी सरकार डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट से इसको अप्रूव कराना पड़ता है। अप्रूव करा दिया गया। फिर क्या करा गया, ध्यान से सुनना, आपके 9 जनवरी को फंडामेंटल राइट्स जितने होते हैं वो सस्पेंड कर दिए गए। 7 फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। इलेक्शन ना होने पाए, इसीलिए लोकसभा को और लोकसभा 1 साल तक खींच दी गई। इनकी गद्दी जाने वाली थी। इसके बाद क्या किया गया, लोकसभा एक्सटेंड कर दी गई। इसके बाद क्या हुआ, अब क्योंकि इलेक्शन जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी, इनके ऊपर वो वाली बात आ जाएगी इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस की। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही इतने बदलाव करा दिए गए कि इनका जो इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस थी, अब वो इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस नहीं रही। इन्होंने अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदलाव करा दिए। यार ये बढ़िया है, मतलब अभी खून करना पाप है और पता चला मैंने नए रूल लिख दिए कि खून करना पाप नहीं है, तो अब मुझे सजा नहीं होगी, क्योंकि नए नियम के अनुसार तो मैंने खून करा, लेकिन उसका पाप थोड़ी ना भाई, वो तो मैंने रूल ही बदल दिए। तो ये इन्होंने क्या किया, सीधा सीधा रूल ही बदल दिए। द ओनली रीजन की भारतीय जनसंघ, यानी जो उस समय बाद में जाकर के उसमें अलग हुआ, बीजेपी बन गई, वो क्यों पावर में आ पाई थी, क्योंकि उन्होंने इतना यहां बवाल बखेड़ा किया था, यानी प्रोटेस्ट करे थे और बहुत अच्छे प्रोटेस्ट करे थे। इस कारण पहली बार मेजॉरिटी से क्या हुआ, जनता पार्टी लॉन्च कर दी गई 24 जनवरी को, और वो लोग सबके सब जीत गए थे। इमरजेंसी को विड्रॉ कर दिया गया। तो ये एक पूरा टाइमलाइन है आपका, ध्यान से समझिएगा। ये एक पूरा टाइमलाइन है इमरजेंसी का, जो इमरजेंसी इंपोज करी गई थी। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट दिखाता हूं, जरा ये देखना, ध्यान से सुनना। बहुत सारी चीजें रिलेटेबल है, आपस में पूरी चीज समझ पाओगे कि भारत में क्या चल रहा था, क्यों चल रहा था, सब समझेंगे आप। देखिएगा, अगर आप देखें यहां पर पहली बार भारतीय जनसंघ मात्र 3 सीट जीता था। फिर क्या हुआ, 5 साल बाद इलेक्शन हुए, भारतीय जनसंघ 4 सीट जीता। 1962 में 14 सीट जीता। 1967 क्या हो रहा है, 35 सीट जीता, मात्र 35 सीट यार। 512 हमारे पास, उस समय तो सीट हमारी कम होती थी, 35 सीट जीत रहे, इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, यहां देखिए, अभी इमरजेंसी लगी नहीं है, 1975 में लगेगी। 22 सीट जीत गया है। उसके बाद समझिएगा अब क्या हो रहा है यहां पर, 1977 जैसे ही इमरजेंसी लग गई, यानी सरकार के अगेंस्ट इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। देखिए अगली बार क्या हुआ, आंदोलन खड़ा करते ही सबसे पहले पार्टी कौन सी जीती है, जिसने इलेक्शन जीता है, वो है भारतीय जनसंघ। 300 सीट जीत ली थी इन्होंने, 300 सीट जीती। जो पार्टी मात्र 22 सीट, पिछले इलेक्शन में जिसने 22 सीट जीती हैं, वो पूरी की पूरी पार्टी सीधा जीत गई है। यहां पर जनता पार्टी 295 सीट जीती थी। क्यों, इमरजेंसी को मुद्दा बना करके। तो ये पूरा ट्रेंड था कि पूरे देश में क्या चल रहा था उस समय, और कैसे यहां पर, ध्यान से समझिएगा, कैसे यहां पर सारी की सारी जो चीजें हैं ये स्टार्ट हुई, किस तरीके से यहां पर सारी चीजें हुई हैं। आपके सामने एक पूरी जो होता है ना, पूरी कंप्लीट स्टोरी, ये आपको समझ आ गई। उस समय कौन कौन लीड कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे वहां पर, देन लाल कृष्ण आडवाणी एंड ऑल दीज पीपल, सारे के सारे ये प्रेसिडेंट बन रहे थे, अलग अलग जगह से लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे चला जाए। क्लियर हो गया, आओ, क्या हो गया भाई, हाँ ये कहानियां क्लियर हो गई। आते हैं नेक्स्ट पर यार। तो ये है हमारा पूरा इमरजेंसी का हिसाब किताब। अच्छा, इमरजेंसी से रिलेटेड अब जरा हम लोगों ने जो बातें करी हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन लिया कहां से था, ये जर्मनी से लिया था। एक और चीज बताता हूं यहां पर, एक और चीज बड़ी खास है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सारी चीजें बताता हूं क्या हुआ था, ध्यान से सुनना। इसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने एक और चीज करी थी, मैं आपको थोड़ा सा और चीज समझाता हूं। यहां पर क्या हुआ था, इस पे आते हैं यार। आप ये देख रहे हैं 21 मई को क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है टू प्रोटेक्ट सर्टेन लॉस फ्रॉम कोर्ट्स। इसकी बड़ी खूबसूरत कहानी है, सुनना। आपके इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पॉलिटी के लिए ना, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा इसको सुन के। 21 मई को इन्होंने ऐसा क्या किया जो आज तक मैडम गांधी को याद कर रखा जाता है। देखो इन्होंने बहुत अच्छे काम भी करे, नो डाउट। कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने बहुत अच्छे और खराब काम दोनों ही ना किए हों। इन्होंने भी बहुत अच्छे काम करे। इनके टाइम पर एग्रीकल्चर की ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ बहुत अच्छी आई थी, लेकिन जो खराब काम किए थे वो भी ये थे। अब सुनना क्या किया, आप यहां पर देख रहे हैं इन्होंने क्या किया था, सुनना। जब भी होता क्या था, ये कुछ भी करने की कोशिश करती थी। मैंने क्या बताया, जुडिशियल रिव्यू मैंने अभी पढ़ाया ना, क्वेश्चन नंबर 1 में। सुप्रीम कोर्ट क्या करता था, बोला रहा मैडम कैसी काम कर रहे हैं आप, ये तो गलत है, इसको नल एंड वॉइड है, काटो इसको, हटाओ इसको। फिर ये क्या करती थी, बोलती थी अच्छा ठीक है कोई बात
बात नहीं। फिर ये नया लॉ पास करती थी, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता था मैडम फिर से आपने वही काम कर दिया, हटाओ इसको। ये परेशान हो गए, इनको लगता था यार ये तो सुप्रीम कोर्ट हर बार मेरे, अगर ये लॉज पास नहीं होंगे तो मेरी गद्दी तो वैसे ही खतरे में है। इनको समस्या थी कि जेल भी हो सकती थी। अब इन्होंने क्या किया, उसके लिए इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है। इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, इन्होंने पार्लियामेंट अपने फेवरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज बैठाए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज ही बदलवा दिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज ही बदलवा दिए। सुप्रीम कोर्ट के जज बदलवाने के बाद एक फेवरेबल जज जब यहां पर थे, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उस समय की सरकार के टाइम पर यह हुआ है, जब जज बदल गए तो इन्होंने उसी समय एक लॉ अपना वहां से एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट पास कर दिया कि मैं कुछ भी, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार अपनी नाक उसमें डाल रहा था वहां पर, बोले अब मैं कोई भी अगर मैं चीज एक्ट पास करूंगी और अगर मैंने उसको 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है, 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है, तो ये शेड्यूल इम्यून है। यानी कोई भी चीज अगर 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई है तो ये चीज क्या है, ये इम्यून हो जाएगा। इम्यून का मतलब ये है इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लागू ही नहीं होता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कुछ नहीं बोला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जज कौन थे, फेवरेबल थे। एंड नाउ इट बिकेम एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया। अब सोचो यार, अब सरकार कोई भी तानाशाही करे, कोई भी सरकार हो, कोई भी तानाशाही करे और उसको उठा करके 9th शेड्यूल में डाल दे, तो इसका मतलब कभी भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कभी कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो 9th शेड्यूल है वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होता है, उसमें कवर नहीं होता है। भाई साहब गजब की चीज मची हुई है। अब सुनना यार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा थोड़ी ना, मामू थोड़ी ना यार, है ना। तो इन्होंने क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जब ये जज बदले बाद में, तो उन्होंने बोला देखिए मैडम ऐसा है, आप कोई भी आइटम जो है वो 9th शेड्यूल में डालोगे, ये तो बात ठीक है कि हम टच नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नाउ इट इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है आपने। लेकिन कोई भी आर्टिकल, अब मैं ये तो नहीं कर सकता, कोई आर्टिकल चला गया मैं उसके ऊपर तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कोई भी आर्टिकल 9th शेड्यूल में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये मैं ही डिसाइड करूंगा। यानी कोर्ट हैज फुल राइट टू डिसाइड वेदर टू कीप एन आर्टिकल इन द 9th शेड्यूल और नॉट। ये डिसाइड कौन करेगा, ये कोर्ट ही करेगा। तो पढ़े लिखे होने का भाई अपना फायदा होता है, राइट। तो यह बात समझ आ गई कि व्हाट इज दिस इज समथिंग कंप्लीटली, आप समझ रहे हैं, पॉलिटिक्स इस लेवल पर चलती है। तो ये एक फेमस, बहुत फेमस किस्सा हुआ है पूरे इस रजाइम में जो चीजें चली है। खैर अपने को, क्योंकि यार थोड़ा सा वापस आते हैं, क्योंकि हमें सवाल भी बहुत सारे कवर करने हैं, ल्यूसेंट करनी भी है। छोटे छोटे किस्से मैं आपको बताता चलूंगा, कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा तो समझाता चलूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये पूरी कहानी समझ आ गई ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, आते हैं, देखिएगा। हाँ, आ रहे हैं अगले सवाल के ऊपर। हमारे पास क्या आ रहा है कि ऑफिस ऑफ द लोकपाल या लोकायुक्त जो होता है, यार ये क्या होता है, सुनिएगा, बताइए ये क्या होता है ऑफिस ऑफ द लोकपाल। इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसमें भी अभी समझाता हूं क्या है क्या नहीं है। देखिए तो यहां पर क्या है, ऑफिस ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया किसके ऊपर बेस है, पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ यूके के ऊपर बेस है, या फिर ओम्बड्समैन इन स्कैंडिनेविया में है, दिस वन ये क्या है, प्रोक्यूरेटर ऑफ जनरल ऑफ रशिया के ऊपर है, या काउंसिल ऑफ स्टेट इन फ्रांस के ऊपर है। ध्यान से सुनना, लोकपाल का मतलब क्या होता है, फिर आपको समझाता हूं ये होता क्या है। लोकपाल का मतलब ये होता है यार कि अगर एक बात बताइए, आप अपने एमपी से परेशान है, बताइए क्या करेंगे। या मान लीजिए अगर आपके एरिया का जो एमपी है वो अगर मान लीजिए किसी करप्शन में लिप्त है, अगर मान लीजिए क्या हुआ कि ये किसी करप्शन में अगर लिप्त है, तो फिर आप, और आपको मालूम है ये मेरा एमपी है और ये करप्शन में लिप्त है, क्या करोगे। उसके लिए यार आपके पास कोई पावर नहीं है। अन्ना हजारे जी जो है वो बैठे, उन्होंने बोला कि एक लोकपाल होना चाहिए, और वो लोकपाल जो है ये इनके पर्सपेक्टिव में, इनके परव्यू में प्राइम मिनिस्टर भी आने चाहिए, और सारे जितने एमपी है ना, ये भी सारे के सारे एमपी भी आने चाहिए। तो ये है आपका लोकपाल का कॉन्सेप्ट। अभी मैं बताऊंगा कि अन्ना हजारे जी का जो ये जो पूरा आंदोलन हुआ और रिवर्ट में उनको क्या मिला, ये भी चीज बताऊंगा। देखिए तो यहां पर आ जाता है ओम्बड्समैन इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन का मतलब क्या होता है ये बताइएगा जरा। देखिएगा यहां पर पिनाकी चंद्र घोष भारत के लोकपाल हैं, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। 2019 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इनको ओथ दिलाई। तो लोकपाल को ओथ कौन दिलाता है, जल्दी से बताइएगा। यहां पर कौन दिलाता है लोकपाल को ओथ, ये भी एक और दूसरा सवाल निकल के आया है। पिनाकी चंद्र घोष जी हैं ये इस समय के प्रेजेंट लोकपाल, और यहां पर कौन है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। तो नेशन पूरे कंप्लीट इंडिया लेवल पे अगर किसी को अगर ओथ दिलाई जाती है तो वो प्रेसिडेंट साहब दिलवाते हैं। चलिए एक और चीज समझिएगा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मतलब ये होता है, या जो कोल्ड कंट्रीज होती है ना बिल्कुल टॉप में यूरोप साइड में, यानी नॉर्वे एंड ऑल, ये बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्रीज, दे कम इन दी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जी।
अच्छा अब सुनिएगा, अन्ना हजारे जी बोल क्या रहे थे कि सुनिएगा, अब ये मतलब कहां, मतलब गजब बेशर्मी वाली बात है जो एमपीज ने करी थी। सुनिएगा क्या थी, इन्होंने ये बोला, समझना, लोकपाल था। लोकपाल क्या है यार, एक ओम्बड्समैन है। ओम्बड्समैन का मतलब ये है, आप राह चलते बहुत बार देखते होंगे कि पॉलिटिक्स में करप्शन है, आप देखते होंगे कि फलाना आईएएस करप्ट है, फलाने आईपीएस करप्ट है। विद नो ऑफेंस एंड विद ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम सबको मालूम है कि इसी कैटेगरी में बहुत सारे करप्ट ऑफिसर्स भी होते हैं, बहुत सारे करप्ट ऑफिसर एमपीज भी होते हैं। इनके लिए यार हम किसके पास जाएंगे? इसके लिए क्या करा, एक उन्होंने बोला एक लोकायुक्त बनाया जाना चाहिए, अन्ना हजारे जी ने ऐसा बोला। अच्छा फिर हुआ क्या, सुनना, उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर भी इसी के अंडर में होने चाहिए। यानी लोकपाल का स्ट्रांग लोकपाल तब बनेगा जब प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्रधानमंत्री भी लोकपाल अगर चाहे तो भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर भी अगर कोई ना कोई कार्यवाही कर सकता है, और बोले एमपीज जो है इनके ऊपर भी कार्यवाही कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो पहले ही बच गए, बोले हो क्या बात कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर तो कभी होता ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता कभी, प्राइम मिनिस्टर कैसे हो जाएगा भाई, ना गलत बात, हटाओ। फिर बात आई, अच्छा ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं, एमपी वाली बात पे आते हैं। एमपी को तो ले आओ। एमपी बोले कैसी बात कर रहे हो यार, है हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है, हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि पावर्स ऑफ द एमपी में आता है कि किसी भी एमपी के ऊपर जब तक वो कोर्ट यहां सदन में है उसके ऊपर कोई कार्यवाही किसी तरीके की नहीं हो सकती है। तो उन्होंने बोला नहीं भाई, हम तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है और कुछ नहीं, और कोई नहीं माना, एमपीज राजी ही नहीं हुए लोकपाल के अंदर आने के लिए। तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। वो बोले नहीं नहीं भाई, उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी मिली हुई है हमको, इसीलिए लोकपाल हमको कभी टच ही नहीं कर सकते। सरकार ने ये बिल पेश किया था, जब सरकार ने ये बिल पेश किया तो बिल पास ही नहीं हुआ, क्योंकि ये एमपी कभी राजी ही नहीं हुए कि हमको भी लोकपाल के पर्सपेक्टिव में आना है। बात क्लियर हो गई बढ़िया से? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं, क्या कहानी है क्या नहीं है, आइए। तो अच्छा अब यहां पर आ रहे हैं यार, कौन सी पर्टिकुलर एक्ट ने बोला प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें बदलाव करने के लिए किसने बोला था, बताइए। देखिए ये आपने बहुत बारी ये सवाल सुना होगा, इसका मैं आपको काफी सारी चीजें आंसर्स देता हूं, समझना। देखो कहानी दोस्त ऐसी आ रही है कि ये जो है ना हमारे पास, बोले तो ये जो है ना, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ये जो एक्ट है ना 42वां संशोधन एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे चेंजेस हुए। उन चेंजेस के बारे में मैं आपको सबसे पहले एक एक बात बताऊं, जरा अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये जो अब शब्द बताने जा रहा हूं मैं, ये बहुत ज्यादा खासा इंपॉर्टेंट है। लिखिए कॉपी में, जल्दी से लिखिए। चलिए, हाँ सही बात है यार, हिपोक्रेसी की सीमा होती है भाई साहब, गजब के हिपोक्रेट्स है यार, दैट्स ट्रू। आओ देखो मैं आपको बताता हूं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन से प्रोविजन थे जो सारे के सारे नए लाए गए थे। पहले तो क्या है, आईएसएस एक्ट ऐड करा गया था। इंटीग्रिटी, ये आता है वर्ड इंटीग्रिटी। दूसरा क्या है, सोशलिस्ट और सेक्युलर। इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ध्यान रखना सोवरेन वर्ड नहीं है इसमें, मतलब इस प्रियम्बल में तो है लेकिन इसके तहत नहीं लाया गया था। आईएसएस कैसे याद रखेंगे, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर। जी, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर। सोशलिस्ट का मतलब होता है सब बराबर है, समाजवाद, यानी दुनिया में क्या होगा, पैसे कमाने के या अपॉर्चुनिटी के जो अवसर होंगे ना वो सभी लोगों के लिए बराबर होंगे। ऐसा नहीं होगा किसी के लिए तो अवसर बहुत ज्यादा, किसी के लिए बहुत कम, ये बात आ जाती है इसमें। चलिए फिर दूसरी बात क्या आती है, डीपीएसपी जो है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी का जो इंट्रोडक्शन है ये भी यहां पर हो रहा है। और बताइए फिर क्या किया गया, ये एक और चीज जानते हैं क्या किया गया, आप सुनना यार, ये कब हुआ है, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुआ है। अब मैं तीसरा पॉइंट ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपको अरे आप भाई साहब तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर वाली बात आ गई, तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर हो। क्या बोला मालूम है, ये किसने किया था, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुआ था। इन्होंने बोला कि देखो भाई साहब ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में एक ऐसी पावर होगी कि सुप्रीम कोर्ट जब चाहेगा तो हाई कोर्ट से जो केसेस है ना ये अपने पास ट्रांसफर करवा सकता है। केस कहां चल रहा था, इलाहाबाद में। सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा हुआ था, हमारे जानने वाले। तो यहां पर ये पूरा अमेंडमेंट क्यों लाया गया, हमको बचाने के लिए, सिंपल कहानी, ठीक है ना। वहां पर केस चलेगा ही नहीं वहां पर, राइट। चलिएगा अब समझिएगा अभी क्या करेंगे यहां पर, ये बात कहानी समझ आई ना। तो ये भी कब आया, ये 42nd अमेंडमेंट में आया है जी। अब समझिएगा अभी क्या हो रहा है, फिर खैर इसके बाद एक और चीज हो जाएगा कि जो टेन्योर है ना, 42nd अमेंडमेंट में क्या किया गया था, सरकारों का जो टाइम पीरियड है, क्योंकि सरकार किसकी थी, मैडम गांधी की।
कुर्सी से क्या था, बहुत प्यार था, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो 5 साल से 6 साल कर दिया गया टेन्योर। बोले ऐसा 5 साल में ना देश का डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं है, बस हो ही गया, बस एकदम पास में, 1 साल और मिलेगा तो अपन बिल्कुल चमका देंगे पूरे देश को। तो 5 साल था, बोले 5 साल बस हो ही रहा है, 1 साल और मिलेगा कर देंगे। बोले इसीलिए हमने क्या करा, 5 से 6 साल करवा दिया। लोकसभा का भी टेन्योर और राज्यसभा का भी टेन्योर पहले 5 साल हुआ करता था। फिर 44th अमेंडमेंट में क्या किया गया, 44th अमेंडमेंट बोले भैया ऐसा है, इसको वापस करो, इसको 6 से 5 पे लेके जाओ। तो 42nd अमेंडमेंट में क्या करा गया, बोले 5 से 6 लेके जाओ। 44th में क्या हुआ, बोले 6 से 5 लेकर के आओ। बताओ, बात समझ आ गया ना बढ़िया से, बहुत बढ़िया। चलिए आइए आगे बढ़े। अन्ना हजारे जी की पूरी कहानी हम लोग किसी दिन डिस्कस करेंगे, अभी अपने को पॉलिटी भी खत्म करनी है। अच्छा, ये चीजें जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 42nd अमेंडमेंट में, जो आप अक्सर पढ़ाई करोगे जी। आइए नेक्स्ट पर आते हैं, आगे बढ़ रहे हैं यार यहां पर। अच्छा, डीपीएसपी का मतलब बेसिकली ये कि डीपीएसपी को 42nd में क्या किया गया था, डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के ऊपर तरजीह दी गई। यानी एक है फंडामेंटल राइट, इसमें आपको बताता हूं, आपने सुना है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक क्या हुआ करता था, फंडामेंटल राइट हुआ करता था, है ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट में, क्योंकि डीपीएसपी बोलता था कि सरकार को दुनिया के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। तो यहां पर क्या किया था, राइट टू प्रॉपर्टी क्या था कि आप सरकार अब चाहे तो किसी की भी जमीन ले सकती है, अगर उसको क्या करना है, अगर उसको कौन सी चीज करानी है, इफ सरकार हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार उसको एक बड़ा डेवलपमेंट कराना है। मान लो कोई हाईवे जाना है, अब हाईवे के लिए पता चला 500 लोग हैं, 100 लोगों ने तो जमीन बेच दी, या 300 ने बेच दी, 200 लोग बोले हम तो नहीं बेचेंगे। तो अब ऐसा थोड़ी ना यार कि आप आधा तो हाईवे पे चल के आएंगे, फिर टूटी टूटी सड़क, फिर हाईवे पे जा रहे, फिर टूटी टूटी सड़क, बहुत दिक्कत हो जाएगी, हाईवे कैसे बनेगा भाई। तो इसके लिए क्या हुआ, सरकार ने इसीलिए इसको राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया वहां से, और बोले डीपीएसपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन फंडामेंटल राइट। ये 42nd अमेंडमेंट वो है ये सब, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट पर आ रहे हैं, यहां पर आइएगा यार, इस पे बात करते हैं जरा, केशवानंद भारती केस में। चलो यहां पर क्या हो रहा है समझना, इसको कितने लोगों ने ये केस बार बार पढ़ा हुआ है, बताइए कितने लोगों ने ये केस बार बार पढ़ा हुआ है। लेकिन यार फिर भी यार ये कंफ्यूजन रहता है कि यार ये है क्या कहानी, केशवानंद भारती केस क्या है। सुनिएगा, तो देखिए केशवानंद भारती जी जो हैं, हुआ क्या कि इनका एक मठ हुआ करता था केरला में, एक मठ होता था। मठ में क्या किया गया, मठ में ऐसा हुआ इनके मठ में कि इनके मठ में एक कुछ मर्डर वगैरह हो गया, ठीक है। जब मर्डर वगैरह हो गया, मर्डर हो गया या कोई इनके वहां बड़ी घटना हो गई थी, तो पुलिस ने क्या किया, इनके अकाउंट बैंक, मैं आपको समझा रहा हूं केशवानंद भारती केस क्या, बहुत ध्यान से सुन लेना, ठीक है। चलो अब देखना अभी क्या है, यहां पर बैंक अकाउंट जो थे यार उनको सील कर दिया गया, ठीक है। आप समझना जरा, जब बैंक अकाउंट्स को क्या करा गया यार, सील कर दिया गया ना, किसके, केशवानंद भारती जी के ट्रस्ट में, तो ये कहां चले गए बताओ। क्या बैंक अकाउंट सील होना, बताओ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है कि नहीं है, जल्दी से बताइए। क्या बैंक अकाउंट्स का सील होना ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है कि नहीं है? अरे नहीं है, आप बोलोगे नहीं है। यही, अब अगर आप ये बोल दोगे तो फिर वो जो लॉयर जो इतनी बढ़िया मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, फिर वो किस दिन के लिए बैठे हुए हैं, अरे हम है ना इसी के लिए। वो सीधे आते बोले कैसी बात कर दी साहब, हम है ना इसी के लिए। उन्होंने बोला देखिए ऐसे तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है, और अपने को फंड मतलब आपके फ्रीज हटवाना है, डीफ्रीज कराने हैं फंड। तो बोले एक मिनट, आर्टिकल हमारा राइट टू मैनेज, आप अगर देखेंगे जो हमारे राइट टू फ्रीडम है उसमें हमारा एक आर्टिकल है जो बोलता है कि अगर आप चाहें तो आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सकते हैं। तो लॉयर साहब ने बोला देखिए यहां पर ये फंडामेंटल राइट बोलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट लिखा है कि अगर आप चाहें तो आप अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है, या कोई आश्रम है, कोई सोसाइटी है, अपना धर्म के लिए अगर आप कोई भी चीज बनाना, उसका प्रचार या प्रसार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा पैसा ब्लॉक रहेगा, आप सुप्रीम कोर्ट को बोलो कि मेरा पैसा ब्लॉक रहेगा, तो मेरा फंडामेंटल राइट तो वायलेट हो रहा है ना। आईपीसी की धारा बोलती है, इंडियन पीनल कोड बोलता है कि आप ऐसा कर सकते हो। आईपीसी की धारा बोलती है कि अगर आपको किसी पे शक है तो आप उसका ये जो फंड है वो फ्रीज कर सकते हो। लेकिन ये केस चला गया कोर्ट में, कोर्ट ने बोला पुलिस वालों को कैसा भाई तुम फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हो। तो वहां पर ये आई बात कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कभी वायलेट नहीं होना चाहिए, और उसमें यह लिखा है कि कोई भी इंसान चाहे तो अपने जितने भी फंड्स हैं, कोई भी रिलीजियस सोसाइटी बना सकता है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट बना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए ना भाई, तो तुम्हारे पास बिना प्रूफ के तुम कैसा इसको कर सकते हो। बात समझ आ गई बिल्कुल बढ़िया से। तो सर, और आईपीसी की धारा यह बोलती है, ध्यान से सुनना, आईपीसी की धारा यह बोलती है
आईपीसी की धारा यह बोलती है कि अगर कोई मर्डर हुआ या कुछ भी हुआ है, अगर कोई अकाउंट डायरेक्टली लिंक्ड है उससे, यानी मर्डर को पैसा पे किया गया है उससे, कुछ भी ऐसा शक है, थोड़ा भी सबूत है, आप फ्रीज कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला केस कहां है भाई, दिखाओ सबूत कहां है। बोला साहब सबूत तो नहीं है। मैं बोले हटाओ, फिर फ्रीजिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। बात समझ आ गई आपको बढ़िया से? चलो, तो ये क्या आ जाएगा, फॉर द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस लैंडमार्क क्यों मानते हैं इसको? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो प्रियम्बल डिफाइन कर रहा था, जो बोल रहा था कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, सेक्युलर का मतलब ये होता है कि आप अपने धर्म को प्रमोट करोगे, आप अपने धर्म को प्रोटेक्ट करोगे। वो चीजें तो यार आप उसको हटा रहे हो ना, फंड को फ्रीज करके वो दिक्कत कर रहे हो ना। तो ये था आपका पूरा केशवानंद भारती केस। बताइए क्लियर हो गया? चलिए, तो यार ये सारी कहानी जो है, ये सारी कहानी आपको बढ़िया से समझ में आ गई। ओके जी, आओ आगे बढ़ते हैं यार। अच्छा देखो, आपको पॉलिटी फील कर पा रहे हो? मतलब देखो, मेरा कोशिश ये रहता है कि नॉट एज अ सब्जेक्ट, लेकिन एक्चुअल में आपके आसपास क्या हो रहा है, सब्जेक्ट तो कवर हो ही हो, साथ में आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल होना, जो पढ़ने का, जो समझने का, चीजें देखने का नजरिया है, वो भी काफी अच्छा होना चाहिए। तो अभी आपको ये चीजें क्लियर हो रही है कि कौन सी चीज क्यों हुई है, इसका जानना बहुत जरूरी होता है। अच्छा एक बात आपको इसी के संग बता दूं, आप जरा अपना ऊपर चेक करिए, कॉमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन है। आज आपकी क्लास शुरू हो रही है, आज की फ्री क्लास है। आज से आपका जो क्रैश कोर्स था ना 30 डेज वाला, तो 30 डेज वाली जो क्लास है ना, आज 10 बजे है, तो सभी लोग उसको अटेंड करेंगे। अनअकैडमी प्लस पे फ्री क्लास है, पासवर्ड है उसका LAB लैब। ठीक है जी, ये पासवर्ड है उसका LAB लैब। मैंने लिंक पिन कर रखा है, तो इस लिंक पे जाकर के आप लोग अपने आप को यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट पर आते हैं। अगला हिसाब किताब देख रहे हैं। आइए, तो in which amendment the word socialist, secular and unity and integrity, अरे अभी ना बताया था ISS किस में आया है? 42वें में, 44वें, 52वें में, किस में? अरे यार अभी ना बताया था। ये तो किस में आया है? 42nd अमेंडमेंट 1976 में, है ना? वेरी गुड। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। आइए, हम समझा रहे हैं पॉलिटी। कोई कह रहा है सर PDF दे दो पूरे ल्यूसेंट की। अरे बाबा इलीगल है, कॉपीराइट एक्ट के तहत मेरे ऊपर कार्यवाही हो जाएगी। ल्यूसेंट वाले बोलेंगे फ्री फंड में बांट रहे हो, हम इतना पैसा लगा के छापे हैं, कहां जाएगा भाई? हमारा पैसा रिकवर कैसे होगा, है ना? तो वो प्रोडक्ट है उनका, अगर मैं उसको ऐसा दे दूंगा ना, उसका PDF मेरे पास है भी नहीं, ना मैं इस्तेमाल करता हूं, ना किसी को बोलता हूं कि ऐसा करने को, तो सीधा वो केस मार देंगे मेरे ऊपर। कैसी बातें मांगते हो आप? और वो भी पॉलिटी पढ़ता है टाइम यार, पॉलिटी पढ़ रहे हैं भाई। चलो आओ यहां पर आ रहे हैं। इनमें से आप ये बताओगे कि इनको आप कंसीडर करें सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सेक्युलर, ये बताएंगे कि करेक्ट ऑर्डर क्या है इनका प्रियम्बल में। बहुत बढ़िया, क्या सही ऑर्डर है इनका प्रियम्बल में, ये आप बताएंगे। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into what? To constitute India into sovereign, socialist, then secular and democratic. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and a democratic nation. ये आपके प्रियम्बल के वर्ड्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 3142। बोलो आया? वेरी गुड, ठीक है। चलो बहुत सही। मास्टर को जेल भिजवाने की पूरी तैयारी, कैसे आदमी हो यार, है? चलो, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद भी करते हो। देखो अच्छा आगे बढ़ रहे हैं यार, यहां पर आते हैं। सो कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास यहां पर आ चुका है। थोड़ा सा पानी पीने की जरूरत है। आओ भाई, तो इनमें से कौन सी बात सही है? संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी नहीं है। गारंटी वर्ड जब भी मैं देखता हूं ना, मेरे दिमाग में वही चीज आ जाती है यार कि आपने देखा है पहले लिखा होता था फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, पॉलिथीन पे, पन्नियों पे लिखा रहता था कपड़े की। खैर, सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड, कैसी बात कर रहे हैं? राइट टू इक्वालिटी पूरा फंडामेंटल राइट है हमारे पास, है ना? फिर क्या हो रहा है? सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री, कैसी बात कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि सारी अच्छी चीजें किसको थी? सिर्फ ब्रिटिशर्स को थी। सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे ल्यूसेंट के चैप्टर 4, 5, 6 के सवाल हैं ये, ठीक है। आइए, अरे 30 डेज RS अग्रवाल भी होगी, ऑल्टरनेट चल रहा है, एक दिन RS अग्रवाल, एक दिन ये ल्यूसेंट जी, ऑल्टरनेट चल रहा है। आगे आते हैं यार यहां पर, हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में कितने स्केड्यूल हैं? कितने स्केड्यूल हैं बताइए? भारत के संविधान में है यहां पर 12 स्केड्यूल।
ठीक है, कितने 12 स्केड्यूल हैं। स्केड्यूल होता क्या है दोस्त, ये बताओ। देखो होता क्या है ना यार, जब हमको, क्योंकि किसी आर्टिकल में ना हम इतने सारे, हम ग्रुपिंग है बेसिकली और कुछ नहीं है। जैसे मान लो क्या हुआ यार, हमारे यहां पर ना बहुत सारे, जैसे बचपन में अगर आप देखें, आपने कभी देखा हो ना, हमारे पास जब 2-3 रबर आ जाती थी या 6-7 रबर होती थी, मेरी लाल वाली रबर ये रही, मेरी पीली वाली रबर ये रही और मेरी हरी वाली रबर ये रही, तो आप सारी रबर जो है वो आपने अलग कर लेते थे आप। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी वही सेम चीज होती है, जो सिमिलर आर्टिकल्स होते हैं ना, वी ग्रुप देम टुगेदर एंड दे आर कॉल्ड एज, जो सिमिलैरिटी रिफ्लेक्ट करते हैं ना, इनको अपन डालते हैं स्केड्यूल में जी। इट्स सिंपली अ बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, दैट्स इट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं। आइए अगले सवाल पर आते हैं, यहां पर देखते हैं, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया, इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है ये, बताइएगा क्या होता है ये। इसमें आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया को, भारत को कैसा डिक्लेयर किया जाता है आर्टिकल 1 में, फेडरल स्टेट, क्वासी फेडरल, यूनिटरी स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, क्या डिक्लेयर करते हैं। देखिए मैं आपको आर्टिकल 1 पढ़ के समझाता हूं, देखिएगा जरा क्या है यहां पर। हां जी, बिहार दरोगा, यूपीएसआई वाला जो क्लास चल रहा है ना उसको करना, बिहार दरोगा भी कवर होगा एकदम मजेदार तरीके से। देखो भाई, अरे हां भाई बता दिए है, सुनो तो यार आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो यार एक बात बताओ, अगर मैंने बोल दिया अरे भाई साहब क्या बताऊं यार, वो इतना बवाल है ना, इतना बढ़िया भाई साहब, पढ़ने में इतना गजब का है यार वो, और उसका पता वो जब भी मतलब कहीं पर भी क्या हो रहा है, उसका बोलने का तरीका, उसका हंसने का तरीका, उसका मतलब मैं ब्यूटी नहीं डिस्क्राइब कर रहा हूं, मान लो जब अगर मान लो मैं ऐसे बोलने लगूं किसी के बारे में कि उसका यार क्या गजब पढ़ता है, क्या गजब लिखता है, क्या गजब सोचता है यार, बहुत बढ़िया है, तो आप बोलोगे अरे कौन भाई, कौन है वो, आप वो कर रहे हो, बट हु इज दैट वो। तो इसीलिए यार किसी के बारे में बताने से पहले आप सबसे पहले क्या करोगे, आप उसको डिफाइन करोगे। हां जी, बस आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जितना भी मैं नीचे जिसके बारे में बताने जा रहा हूं वो एक्चुअल में है कौन। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 1 of the Indian Constitution. So Article 1 states India that is Bharat shall be a union of state. तो भारत क्या है, एक यूनियन, राज्यों का एक संघ है यहां पर। हां जी, और सुनिएगा, यानी हम यहां से एक और चीज समझ गए, हमें यहां से एक और चीज क्या समझ में आ रही है, हमें यह समझ में आ रही है यार यहां पर क्या कि इंडिया के 2 नाम है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक है इंडिया एक है भारत। हां जी, यहां पर क्या है, यहां पर देखो इंडिया है और भारत है, दोनों के दोनों यहां पर क्या आते हैं, 2 ही नाम है आर्टिकल 1 में, इंडिया एंड भारत। ठीक है जी, तो द करेक्ट आंसर आर इंडिया दैट इज भारत। क्लियर, वेरी गुड। आओ आगे बढ़ते हैं। तो भारत के 2 नाम है, ध्यान रखना, हिंदुस्तान नाम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड नाम की अगर बात करी जाए, सो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट पे आते हैं यार, अगले सवाल की ओर चल रहे हैं। हमारे पास आया ये वाला, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई कितने आर्टिकल हैं यार हमारे पास में, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर। ये बहुत पुराना सवाल है, इसलिए यहां पर जब ये बोल सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मैं ये बना देता हूं, व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने आर्टिकल थे, तो तब थे 395 आर्टिकल। अब आप लोगों का एक होमवर्क भी दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। हां जी, यस ओके। अभी देखना, अभी एक काम करेंगे यहां पर, देखना कि 395 आर्टिकल यहां पर जब बना था, आपका एक होमवर्क ये है, आप बाद में कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितने एक्चुअल में आर्टिकल हैं आज के टाइम पर, प्रेजेंट एज वी आर टॉकिंग, तब कितना है। ठीक है, आइए आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट पर आते हैं यार, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट, यानी यार जो मेरा हक है, जो मेरा अधिकार है, उससे कौन डील करता है, जल्दी से बताना। विच पार्ट डील्स विद दैट, ये पार्ट डील करेगा, पार्ट देखो, पार्ट 1 किससे डील करता है, सिर्फ नाम और टेरिटरी से, कि नाम क्या। पार्ट 2 किससे आ जाएगा, सिटीजनशिप वगैरह आ जाएगी। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है, सॉरी पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है किससे, फंडामेंटल राइट से। आर्टिकल 12 और 13 डील करते हैं कि यार जो फंडामेंटल राइट कौन देगा, स्टेट गारंटी करेगा, तो 12 और 13 उसके बारे में है। फिर 14 से लेकर के 35 तक की ये आपके प्योर फंडामेंटल राइट के आर्टिकल होते हैं जी। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 प्योर फंडामेंटल राइट के आर्टिकल होते हैं। 12 और 13 बताता है कि फंडामेंटल राइट जो लागू करने जा रहा है वो कौन है, स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है, कंट्री। तो 12 और 13 उनके बारे में बात करते हैं जी। आइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 448, नाइस। दोस्त पार्ट 3 नहीं, इट्स पार्ट सॉरी पार्ट 2 नहीं, इट्स पार्ट 3। आगे आ रहे हैं,
पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो पार्ट 4 में किसके बारे में बात करी जाती है? देखो यार, जैसे ही हमारे फंडामेंटल राइट ओवर होंगे, तुरंत का तुरंत क्या आ जाएगा? तुरंत का तुरंत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाता है। तो पार्ट, इसको याद करने का तरीका बताता हूं, कभी नहीं भूलोगे, सुनना। डीपीएसपी 1 2 3 4, तो यार हो गए ना। पार्ट कौन से पार्ट में होगा? डीपीएसपी में 4 लेटर है ना, यानी 1 2 3 4, ये हमेशा चौथे पार्ट में पाया जाएगा। इसका मतलब तो क्या आ जाएगा यहां पर? ये आ गया यहां पर। ठीक है जी, बढ़िया, वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है, एकदम सही जवाब है आपका। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं यार आगे, सवाल की ओर बढ़ा जाए। चलो, पक्का रेडी ना? आइए, अच्छा ये बताइएगा, डीपीएसपी कितने पार्ट में बटे हुए होते हैं? देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी कौन से होते हैं यार? 3 पार्ट में बटे होते हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। 3 पार्ट में बटे होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी। अब अभी डिटेल में इतना नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछता है कितने पार्ट में जले होते हैं? ये होता है सोशलिस्ट, यानी सबको बराबर का अधिकार मिले। फिर होता है गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी बोलते थे जैसे गोहत्या नहीं करनी चाहिए, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। और क्या होता है? लिबरल। तो ये 3 चीजें होती हैं, जितने भी डीपीएसपी होते हैं ये इन 3 कैटेगरी में बटे होते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे गांधीयन प्रिंसिपल होता है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज कराया जाए। आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज टी दिस द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट की वो विलेज पंचायत बनवाए। आर्टिकल 40 किसमें आएगा? गांधीयन प्रिंसिपल में। बात समझ आई? फिर गोहत्या, एग्जाम में आया था सवाल वेस्ट बंगाल पीसीएस में, गोहत्या रोकने वाला कौन सा पर्टिकुलर आर्टिकल है, या कौन सा पर्टिकुलर गांधीयन प्रिंसिपल है, कौन सा पर्टिकुलर डीपीएसपी है? गांधीयन प्रिंसिपल है ये भी, गोहत्या रोकने वाला भी। समझ आ गया यहां पर? चलिए बढ़िया, वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। और एक और चीज आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपने नाम सुना है? आर्टिकल 44, सुनना, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलता है? ये किस में आएगा? ये लिबरल की कैटेगरी में आएगा। गांधी जी बोलते थे सबके लिए एक जैसे कानून होने चाहिए जी। चलिए आगे बढ़े, आओ, चलो ठीक है, आगे आ रहे हैं। अच्छा, लिंक विंक है ना सबके पास? आपके पास में, आइए, वेरी गुड। चलो यहां पर आ रहे हैं, इस पे आते हैं यार, किस पे आ गए हैं? देख लिया, चाइल्ड लेबर क्या होता है? बहुत लोगों ने हमसे बोला, अरे सर हरिओम को आप चाइल्ड लेबर करा रहे हैं, चाइल्ड लेबर नहीं होता है, बताइए। सुनिएगा, बोलते हैं यार कि एक तो तीसरा फंडामेंटल राइट हमें क्या बोलता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 30, बेसिकली थर्ड फंडामेंटल राइट हमें बोलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आप किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते, ये तीसरा फंडामेंटल राइट हमको बोलता है ना। अब सुनिएगा जरा, आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि आप इंसानों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, क्राइम है ये। इंसान बेचना, इंसान खरीदना क्राइम है ये। जैसे पहले होता था, राजा लोग करते थे ना, इंसान खरीद लिया, दूसरे राजा को गिफ्ट में दे दिया, उनके गिफ्ट होते थे 50 विमेन दे दी गिफ्ट में, 100 विमेन दे दी गिफ्ट में, ये इलीगल बना दिया गया। उसके बाद क्या होता है? फिर बोलते हैं आर्टिकल 24, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड। 14 साल से कम किसी भी इंसान को आप एम्प्लॉय नहीं करेंगे। बेसिकली ये होता है कि हजार्डस प्लेस वगैरह में, तो 14 ईयर्स ये आ गया। बात समझ आ गई? गुड, वेरी गुड यार। चलो अभी क्या करेंगे यहां पर? अभी क्या करेंगे यहां पर? हां, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, यहां पर आते हैं भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, Which one of the following articles of the Constitution of India has provision for the President to proclaim emergency? ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है इमरजेंसी के बारे में? जल्दी से बताइएगा भाई, यहां पर क्या होता है यहां पर? वेरी गुड, देखिएगा यहां पर 3 आर्टिकल आते हैं इमरजेंसी के बारे में, तो मैं कई बारी आपको बता चुका हूं, बहुत बढ़िया। देखिएगा, हां, तो यहां पर होता है 352, 352, 356 एंड 360। 352 आर्टिकल पता है क्या बोलता है? ये बोलता है, आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी। फिर 4 का गैप है, देखो यहां से यहां तक कितने का गैप है? प्लस का 4, यहां से यहां तक आ जाएगा स्टेट इमरजेंसी। फिर देखो 4 का गैप है, यहां पर कितना आ जाएगा? बोले फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी 10 बार लग चुकी है, 10 बार, ठीक। फाइनेंशियल इमरजेंसी 1 बार भी नहीं लगी है। बात समझ आ गई? और ये नेशनल इमरजेंसी सिर्फ 2 केस में लगेगी, या तो अगर कोई वॉर हो जाए, या तो वॉर में अपने आप लग जाएगी, या फिर क्या हो जाए, कोई बताइए, कम ऑन,
आर्म्ड रेबेलियन यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिस नाम पे उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, आर्म्ड रेबेलियन या इंटरनल डिस्टर्बेंस इस नाम पे भी लगती है। वेरी गुड यार। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? किस इंडिया हैज प्रोग्राम फॉर द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम इमरजेंसी, प्रेसिडेंट साहब करेंगे 352 के अंतर्गत। ठीक है, वेरी गुड यार। आगे बढ़े, इस पे आ रहे हैं यार। शेड्यूल 9th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, किससे डील करता है? शेड्यूल 9th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे आता है यार? ध्यान से समझना, ये जल्दी से, ये लैंड रिफॉर्म, जमींदारी, इन सब चीजों से डील करता है। सब्जेक्ट कंटेंट द यूनियन लिस्ट 9, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 9, एक्ट एंड रेगुलेशन स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद, हां, लैंड रिफॉर्म और जमींदारी का एबॉलिशन जो है ये था शेड्यूल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है ना, तो आंसर नंबर सी आ जाएगा यहां पर। ठीक, चलिए अब एक काम करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं जरा सा। आइए पार्ट अब ये बताएंगे, अच्छा एक और रिपीट कर रहे हैं, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है ये बताइएगा, और इसको और ये बताइएगा क्या बोलते हैं। कोई और भी नाम है इसका? कोई और भी नाम है इसका यार? इसका पार्ट 3 होता है फंडामेंटल राइट से डील करेगा। वेरी गुड, ये डील करेगा फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल राइट से डील करता है, और इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे अपन इसको? दिस इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात क्लियर हो गई ना बढ़िया से? गुड, वेरी गुड। लैंड, हां, मैग्ना कार्टा। यहां पर आते हैं, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे चुका हूं, मैंने बोला था जैसे ही फंडामेंटल राइट खत्म होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शुरू हो जाता है। फंडामेंटल राइट खत्म होते हैं आर्टिकल नंबर 35 पे, यानी आर्टिकल 36 ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा डीपीएसपी। पार्ट बताओ कौन सा था? 4 शब्द का है डीपीएसपी, डीपीएसपी 4 लेटर का है ना, तो 4 लेटर का यहां पर क्या आ जाएगा? पार्ट 4 हो जाएगा। 36 से लेके 51 तक की ये आ जाता है आपका डीपीएसपी। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बोलो याद रहेगा? एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है बाबा, एकदम बढ़िया। तो ये आपकी चल रही है सीजीएल सीएचएसएल मैराथन, जो डेली का डेली 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आपकी मैराथन होती है। जितने भी नए लोग हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। हमारी ये क्लास डेली जो है ये 5 बजे से लेकर 8 बजे तक चलती है। ये आइए आगे आते हैं, सीजीएल सीएचएसएल मैराथन है ये। बहुत ही प्यारा सवाल आ रहा है, आप देखेंगे यहां पर कि आपको बताना है किस शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले तो क्या लिखा है फर्स्ट शेड्यूल में, तो मैंने बताया था ना यार, जिसके बारे में बात करने जा रहे हो पहले तो यही बताएंगे ना। 8th शेड्यूल में सारी भाषाओं के बारे में बात किया गया है। 9th शेड्यूल में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन यानी जमींदारी वगैरह जितना भी है, और यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करी गई है। 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है वो किसी और दिन समझाऊंगा अब मैं। तो यहां पर क्या आ गया? ऑप्शन क्या आ जाएगा सही इसका? 1 2 3 4 आंसर आया किसी का सही? सही देखिए जरा, अरे है तो यार आंसर। गुड, चलिए, नाइस नाइस नाइस। ठीक है, आते हैं यार यहां पर, इससे बताएंगे 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है और ये क्या होता है और ये कौन लेकर के आया था बताइएगा। ओके, देखो समझो यार होता क्या है यहां पर, ये क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, ये समझना। सो 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये है एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन। अब सुनना हुआ क्या, यहां पर क्या हुआ पहले पता है क्या होता था? मैं आपको एक इतनी जबरदस्त स्टोरी बता रहा हूं। झारखंड नहीं यार, ये बात है, स्टेट मुझे नहीं याद आ रहा है, शायद उड़ीसा की बात है। ये हुआ क्या, ध्यान से सुनना। आपको मालूम है कि बड़ी बड़ी पार्टियां खड़ी होती हैं, है ना, और आपको सीएम या पीएम बनने के लिए, बेसिकली आपको अपनी सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, अब सुनिएगा, एक स्टेट था, अब वो कौन सा स्टेट था मुझे ये नहीं याद आ रहा है, 100 सीट थी यहां पर। मेजॉरिटी के लिए कितना चाहिए? मेजॉरिटी के लिए चाहिए इनको कितना? मेजॉरिटी के लिए यहां पर 51 सीट चाहिए। हुआ क्या, जो पर्टिकुलर पार्टी थी वो जीती कितना मालूम है? जो रूलिंग पार्टी थी, रूलिंग पार्टी क्या, जो मेन पार्टी थी वो 50 सीट जीती। दूसरी पार्टी जो थी उन्होंने कोएलिशन बना लिया अपना, उन लोगों ने बना लिया कोएलिशन। कोएलिशन का मतलब समझते हैं, एक 20 जीती, एक पार्टी 20 जीती थी, एक पार्टी 30 जीती थी। बोले अच्छा ऐसा है, इन लोगों ने आपस में मिलकर ये भी 50 बच गए। और यहां पर ये बड़ी बड़ी पार्टियां थी जिन्होंने बड़ी बड़ी कैंपेनिंग करी थी। सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियां थी जिन्होंने बड़ी बड़ी कैंपेनिंग करी थी, और इनमें से एक अदना सा आदमी खड़ा हुआ था जो कि सिंगल खड़ा हुआ था, जिसके पास ना फंड थे ना कुछ था, वो बस इलेक्शन में अपने मोहल्ले से खड़ा हो गया था और लकीली जीत भी गया। अब यार ये बताओ,
ये ना ही राजा है, ना ही यहां पर इसने आज तक कोई इलेक्शन लड़ा है, ये निर्दलीय उम्मीदवार था। लेकिन क्योंकि इनमें से किसी के पास भी यहां पर क्या हुआ, किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं थी, तो इसने बोला सुनो भाई, हम तुमको सपोर्ट कर देंगे एक शर्त पे कि सीएम हम बनेंगे। इन्हें मालूम था अगर इन्होंने इसको नहीं लिया ना तो सीएम बन ही नहीं पाएंगे, और जब इन्होंने सीएम बना दिया, बोले अच्छा ऐसा है, सुनो अब अगर तुम हमको सपोर्ट करोगे, अगर हम तुमको सपोर्ट कर देंगे तो सीएम तब भी हम बनेंगे। बताओ सीएम बनाने को मंजूर हो? अगर सीएम बनाने को मंजूर हो, उस केस में क्या होगा? वेरी गुड, कर्नाटका, दैट्स करेक्ट। सो जब भी अगर तुम सीएम बनाने को मंजूर हो तो फिर हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है हम बना देंगे। यहां थोड़ी टसल हुई, इन्होंने सीएम बना भी दिया, टसल हुई, ये पार्टी छोड़ के जाने लगे। यानी ये समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो गई थी कि यार इतना मुश्किल से, इतना मतलब झोल मशक्कत करने के बाद तो राजी हुए कि चलो ठीक है भैया हम तुम्हें सीएम बना देंगे। अब होता क्या है, बंदे ने पार्टी छोड़ दी। इलेक्शन के बाद यानी सेलेक्ट होने के बाद क्या होता है, किसी पोस्ट की ग्रीड में, यानी कि जैसे मान लो इन्होंने सीएम नहीं बनाया था, अपना एमपी रख लिया, तो बोले अच्छा ठीक है तो मैं एमएलए बना लेंगे अपने वहां। और अगर दूसरी पार्टी बोली हमारे वहां आ जाओ, हम तुमको क्या बना देंगे, हम तुमको बना देंगे क्या, हम तुमको मंत्री, सीधा सीएम बना देंगे, तो ये पार्टी छोड़ देंगे ना, ऐसे तो पूरी सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे तो क्या होगा, बार बार इलेक्शन होते रहेंगे। तो राजीव गांधी जी की सरकार पर एक रूल आ गया, बोले ये 10th शेड्यूल है ये, और ये ऐसा है, यहां पर अब जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता जो है ये पूरा का पूरा क्या कर दिया जाएगा, सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। उस इंसान की जो भी ऐसा करता है, सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। तो ये है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अब ऐसा करने के लिए लेकिन अभी भी आप देखते हैं कि कुछ एमपीओ ने किसी को छोड़ा, किसी को ज्वाइन कर लिया। तो इसके लिए क्या होता है, अगर आप सत्ता में आ गए, यानी अगर आप पावर में हैं, तो एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उतने नंबर ऑफ एमपीज को एक साथ छोड़ना पड़ेगा, तभी वो मान्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। पर्टिकुलर नंबर ऑफ एमपीज होते हैं, जब उतने सारे के सारे उतने नंबर छोड़ेंगे तभी माना जाएगा कि हां ये वैलिड है, नहीं तो सदस्यता खत्म हो जाएगी। आइए बढ़िया, यहां पर आते हैं जरा, आइए तो लो यहां पर आते हैं, यहां पर कि फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यार देखो ये भी बड़ी सिंपल सी बात है, सुनना। देखो फाइनेंस कमीशन के ऊपर सवाल आते हैं ढेर सारे, और क्या होता है ये फाइनेंस कमीशन, इसके बारे में हम जरा देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सुनना भाई, तो फाइनेंस कमीशन की अगर अपन बात करें तो दोस्त देखो फाइनेंस कमीशन क्या करता है। फाइनेंस कमीशन बोलता है देखो ऐसा है यार, पैसा जो है वो किसके पास आया, पैसा आया सेंटर के पास। बोला लेकिन यार खर्च कौन करेगा, खर्च तो स्टेट को भी करना है। तो कितना पैसा स्टेट रखेगा, कितना पैसा सेंटर रखेंगे। बोले तो कितना पैसा योगी जी रखेंगे, कितना पैसा मोदी जी रखेंगे, ये दोनों लोग कितना कितना पैसा रखेंगे। मतलब योगी जी मोदी जी का मतलब ये है कि कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। टोटल टैक्सेस का जो बंटवारा होता है ये कौन करेगा, ये करता है फाइनेंस कमीशन। ये आर्टिकल 280 के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। बताओ जी, आया एकदम बढ़िया से, ठीक। क्या है आपका ये कहानी, चलिए आइए। तो अब ये बात समझ आ गई। अगला सवाल आ रहा है यार, इनमें से यहां पर देखिएगा, विच आर द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफिक्स ऑफ टेरिटरीज। यार स्टेट का नाम और टेरिटरी कौन बताएगा यार, इनमें से कौन सा शेड्यूल आपको मालूम है, स्टेट के बारे में कौन बात करता है, उनका नाम ये सब कौन करता है यार, ये बात करेगा यार। ये ऐसी है, कर्नाटक या झारखंड। आई एम नाउ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स झारखंड। ये जहां तक झारखंड ही था, बट अगेन आई हैव टू कंफर्म, क्योंकि मैं नाम में अभी भी डाउटेड हूं, ठीक है। जहां तक झारखंड आप सही कह रहे हैं, और एच देवी गौड़ा थी सरकार थी, या कोई मुर्मू, द्रौपदी चंद मुर्मू की सरकार थी, इनमें से किसी की सरकार थी। बात पुरानी है इसलिए मुझे याद नहीं है, अब कम से कम 10-12 साल हो गए इस बात को। तो कौन सा शेड्यूल है ये, पहले शेड्यूल में ये वाली बात करी जाती है। इससे आपको अभी भी मैंने पूरा डिटेल दी ही थी आपको, ये पूरी की पूरी। आगे देखते हैं यार, इनमें से विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। भाई साहब, जब मैंने ये देखा तो मेरे दिमाग में पता कौन सा मीम आया था, वो हर्ष बेनीवाल का नहीं है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। मेरे दिमाग में सीधा सीधा वही वाला मीम आया था। तो किसको, मतलब जिससे चाहो उससे शादी कर लो, कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी हो, आराम से कर सकते हैं, फुल बिल्कुल आजादी है एकदम। तो देखिएगा यहां पर ये जो आता है, दिस इज आर्टिकल 21, बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी आप पर्सनल लेवल पर किसी को भी कुछ भी चूज करने को, किसी को भी कैसा भी जीवन साथी बनने को आप तैयार हैं। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, ध्यान से सुनना। इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, पर्सनल लिबर्टी हुआ क्या, मतलब ये ऐसा मत करना यार कि अब आपको ये एग्जाम्पल पता चल जाएगा तो पता चला आप भी ये काम करने लगे। सुनना, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको।
हुआ क्या, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का देखिए क्या होता है यहां पर एक क्योंकि ये आर्टिकल जो है ये फंडामेंटल राइट है। अगर मान लो क्या हुआ, आपको अगर कैद कर लिया गया, तो हुआ क्या, एक दिन क्या हुआ, एक मोहतरमा थी, मोहतरमा के पिताजी को पसंद नहीं थे कि उन मोहतरमा जी के जो मतलब जिनको वो बहुत ज्यादा पसंद करती थी वो उनके संग इधर उधर जाएं, उनको पसंद नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन मोहतरमा ने क्या किया, मतलब अपने उनके पिताजी को बोला कि भाई ऐसा आपको आप रोकते हैं, हमें पसंद नहीं है। पिताजी गुस्से में आ गए, बोले अब ऐसा है तुमको घर के अंदर बंद कर देंगे, और उन्होंने घर के अंदर बंद कर दिया। नाउ दिस बॉय दिस गाय, सो आई मीन द लवर ऑफ द गर्ल, अभी क्या हुआ, ये बोले इन्होंने क्या किया, लड़की के पिताजी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया जाकर के। आप समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया जाकर के कि इन्होंने अपनी बिटिया को कैद करके रखा है और अपनी बेटी का आर्टिकल 21 जो है वो वॉयलेट करा रहे हैं। इन्होंने बोला ये अपनी बेटी का आर्टिकल 21 जो है, राइट टू फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी जो है, ये वॉयलेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिताजी को बुलाया, पिताजी आप यहां आइए, बताइए कि आपने ऐसा किया। बोले हाँ। बोले उन्होंने अपनी बेटी को बुलाइए, बोली बेटी आप बताइए कि क्या इन पिताजी ने आपकी इच्छा के बगैर आपको बंद करके रखा है। तो बेटी ने एक बार तो पहले पिताजी की, देखिए सच्चा केस है, बेटी एक बार पिताजी की तरफ देख रही है, एक बार जज की तरफ देख रही है, और एक बार वो जो उनके द लवर बॉय उनकी तरफ देख रही है। तो इस लाइक तो अभी हुआ क्या, जब पूछा गया उनसे तो उन्होंने बोला हाँ भाई ये सही बात है, पिताजी ने मुझको मेरी इच्छा के बगैर उन्होंने बंद करके रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पिताजी देखिए आपको स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आप अपनी बेटी के ऊपर आज के बाद अभी ऐसा कुछ करेंगे नहीं, और अगर ऐसा पाया गया पहले तो तुरंत रिलीज करिए, और अगर कभी भी ऐसा पाया गया तो आपको क्या किया जाएगा, आपके अगेंस्ट कार्यवाही हो जाएगी। यानी कि यहां पर पिताजी के अगेंस्ट आर्टिकल 21 के तहत रिट फाइल कर दी गई थी। कहां पर रिट फाइल करी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट का अगर हनन हो रहा है तो ये जो है ये बिल्कुल कानूनी तौर पर सही नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता दूं, ऐसा मत करना यार बाद में कि मतलब अपने माता पिता के साथ इस लेक्चर को ना देखें। बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे मूवीज ऐसी होती हैं जो अडल्ट ही देख सकते हैं, मतलब यू देख के जिसमें बहुत सारा वायलेंस है, बहुत ज्यादा मतलब मारपीट है, तो इस वाले को तो मैं पहले ही बोल रहा हूं भैया अडल्ट ना देखें इसको, माता पिता से इतने सेगमेंट को दूर रखें, वरना बोलेंगे क्या क्या सिखा रहे हैं यार यहां पर है, या यूट्यूब वाले कुछ भी सिखाते हैं। ये केस सही है ये जी। चलिए अच्छा, तो फिर यार अभी एक काम करेंगे अपन, चलते हैं यार। मुझे उम्मीद है अभी अपना जाने का समय आ गया। मन नहीं कर रहा यार आपके साथ जाने का, भी बहुत सारी और बातें करने का मन है और कई सारे सवाल कराने का मन है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ ना, जो सवाल है यहां पर दी एंड हो चुका है सवालों का, सवाल हमारे हो गए खत्म। बट कोई बात नहीं, हम रात में 10 बजे फिर मिल रहे हैं। रात में 10 बजे हमारी एक और क्लास है जो अनअकैडमी प्लस पर होगी, फ्री स्पेशल क्लास मैंने रखी है आपके लिए। तो ये रात में 10 बजे होगी, ये फ्री क्लास है। इसका लिंक आपको कहां पर है, चैट बॉक्स में आपको इसका लिंक दिख रहा है, और पासवर्ड पूछेगा इसको ज्वाइन करने का, पासवर्ड है LAB लैब, राइट। सो दिस इज द पासवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज अ वंडरफुल टाइम विद यू ऑल, बहुत मजा आया। आप में से जितने भी लोग यूपीएसआई, बिहार एसआई, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो 8:30 बजे से हमारा यूपीएसआई मैराथन शुरू हो रहा है। यूपीएसआई मैराथन शुरू हो रहा है, बहुत ही बढ़िया टॉप लेवल फैकल्टीज है वो सारी की सारी जो ले रहे हैं। तो ये यूपीएसआई मैराथन 8:30 बजे से शुरू हो रहा है, तो आप लोग इसको भी आराम से जरूर से देखें। इसमें हिंदी, मूल विधि, जीएस, क्वांट सब कराया जाएगा, ठीक है जी। चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कल हम लोग करेंगे क्या, कल हम लोग करेंगे आरएस अग्रवाल, और उसमें भी आपको गजब मजा आएगा। मैं आपको कराऊंगा इंडिसेस, मतलब पावर जो होता है ना, एक्सपोनेंट। आरएस अग्रवाल का चैप्टर मैंने पहले ही बता दिया है। अगली ल्यूसेंट की क्लास परसों होगी हमारी, एक दिन ल्यूसेंट होती है, एक दिन आरएस अग्रवाल होती है। और एक और बात बता दूं, अब ल्यूसेंट में मैं उठाऊंगा 4, 5, 6 चैप्टर हो गया है, अब चैप्टर 7, 8 और 9 उठाऊंगा। मैंने बोला है 30 दिन में कंप्लीट कराऊंगा, तो 30 दिन में कंप्लीट कराऊंगा, पक्का है यार ये, मतलब 30 से ज्यादा लग जाए लेकिन कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, ये बात पक्की है, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, take care. It was a wonderful session with you all, and I really enjoyed the time that we all spent together. So thank you so much. We'll be catching up again today night में 10 PM पर. Okay जी? Thank you so much. Bye bye. Bye bye bye.